हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस। तो हमने पहले ये कोटेशन समझी थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। ये भी हमने देखा था कि वर्ल्ड लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ओके, तो हमें नेचर के बारे में हमने समझा था, और नेचर जो है किस तरीके से हमें जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और रिसोर्सेज कैसे बनता है जब हम उसको अपने फायदे के लिए यूज करने लगते हैं चीजों को, है ना। जैसे पेड़ हो गया, उसमें से हम जो है ट्री वगैरह, सॉरी, जो ट्री होता है, उसमें से हम जो है फर्नीचर बना लेते हैं ना लकड़ी से। फिर हमने रिसोर्सेज़ जो है उसका क्लासिफिकेशन देखा था, जो हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। ठीक है? पानी हो गई, हवा हो गई, है ना? इन सब चीज़ों के बिना हम रह नहीं सकते। सेकंड हमने देखा था मटीरियल के उस पे देखा था, जो हम चीज़ें बना लेते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें भी हमने देखी थी। और रिसोर्सेज़ फॉर एनर्जी, एनर्जी के बारे में भी देखा था, जो रिसोर्सेज़ हम एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं ना, कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, तो ये सब। और फिर हमने देखा था रिसोर्सेज़ को 2 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जिसको दोबारा से क्या होता कि ये फटाफट रीजनरेट हो जाती है, दोबारा से रिस्टोर हो जाती है ना? तो नॉन रिन्यूएबल होती है कि ये रिस्टोर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि सनलाइट हो गया, ये तो कभी जाती ही नहीं है ना? रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ में हमने देखा था पानी से हम एनर्जी बनाते हैं, सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये सब देखने को मिलता है ना? टिम्बर हो गया, तो फॉरेस्ट को अगर ऐसे एकदम काटा ना जाए तो सही रहता है ना? इसको प्रॉपर्ली यूज़ किया जाए सस्टेनेबल वे में, तो रिन्यूएबल एनर्जी होता है। ओके, यहाँ पर हमने जो है फिश पॉपुलेशन को किस तरीके से ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, ओवर फिशिंग नहीं होनी चाहिए, ये भी हमने समझा था। ट्यूना फिश का एग्जाम्पल भी देखा था। ओके, वाटर पॉल्यूशन वगैरह भी हमने आपको बताया था। उसके बाद में जो है इकोसिस्टम फंक्शन एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में भी हमने समझा था कि फॉरेस्ट जो है हमको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है ना? हमको जो है क्या करता है, पानी को भी फ़िल्टर करता है। ओके, सॉइल को भी, सॉइल इरोज़न को भी प्रिवेंट करते हैं ये। तो ये सब चीज़ें हमने समझी थी। फिर उसके बाद में जो है हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़ के बारे में जाना था कि ये इनको रिप्लेनिश होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोल का एग्ज़ाम्पल लो आप, लाखों करोड़ों साल में ये कोल बना है और इसको ख़त्म किए जा रहे हैं, है ना? तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़ और उसका इम्प्लीकेशंस क्या। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह रिसोर्सेज़ मिलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज़। कोल भी कुछ पर्टिकुलर कुछ जगहों पे पाया जाता है। अगर कोई मिनरल की आप बात करो, डायमंड हो गया, कुछ भी हो गया, तो कुछ भी ना, जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ-कुछ जगहों में पाई जाती है। सारे के सारे प्लैनेट में, हर जगह, हर कंट्री में हर चीज़ नहीं मिलती है ना? तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ह्यूमन सेटलमेंट और ट्रेड पार्टनर्स और इंटरनेशनल रिलेशन बने हैं, और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है इसकी वजह से, है ना? तो ह्यूमन सेटलमेंट, लोग भी वहीं रहना चाहते हैं जहाँ पर अच्छी चीज़ें मिलती हों, ट्रेड पार्टनर्स बने, दूसरे देशों के साथ में हमने व्यापार किया, इंटरनेशनल रिलेशन बनते जाए कि हमारे पास जो नहीं है वो आपसे खरीद लेते हैं ना, तो उनको भी फ़ायदा होगा कि वो बेचना चाहते हैं, उनको पैसे मिल जाएँगे। ये भी चीज़ें देखने को मिलती है ना? तो ये जैसे कि लिथियम की बात करें, लिथियम जो है, लिथियम ट्रायंगल एक्सिस्ट करता है साउथ अमेरिका में, ठीक है? अर्जेंटीना, चिली एंड बोलिविया। तो ये जो है लिथियम ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पर लिथियम अच्छा खासा पाया जाता है। चाइना के पास भी लिथियम मिलता है, और चाइना के पास तो बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, है ना? तो उनकी ज्योग्राफी ही वैसी है, उनके पास में नेचुरली वहाँ पर है, ठीक है? जैसे मिडल ईस्ट की बात करें, वहाँ पर जो है ऑयल एंड गैस बहुत सारा मिलता है ना? तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। मिडल ईस्ट और सऊदी अरेबिया, यूएई वाला जो रीजन है वहाँ पर, है ना? तो कई सारी वॉर्स भी हो गई, कई सारी तो लड़ाइयाँ हो गई, झगड़े हो गए, है ना? तो जंगें हो गई लोगों की ये रिसोर्सेज़ की वज़ह से, और आज के टाइम पर भी लड़ाइयाँ हो ही रही हैं, ताकि कंट्रोल कर सकें हम नेचुरल रिसोर्सेज़ के ऊपर। एक देश दूसरे देश को पछाड़ना चाहता है पीछे, है ना? चीज़ों को अपने अपने कब्ज़े में करना चाहता है। यहाँ पर देखो हमारे देश के बारे में बताया हुआ है। ये जो ब्लैक वाला गोला है ना, इसमें बताया गया है कि हमारे देश में कोयला, है ना? कोल कहाँ-कहाँ है? ये देखो, ये जो है सबसे नीचे वाला रीजन, ये हो गया तमिलनाडु में पड़ गया, नेवेली, है ना? नेवेली जो है तमिलनाडु में पाया जाता है कोल, सॉरी। यहाँ पर देखो, ये ये जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना वाली रीजन हो गया, यहाँ उड़ीसा वाला रीजन हो गया, है ना? तालचर में हो गया, ये झारखंड वाले रीजन में खूब कोल पाया जाता है, बोकारो, झारिया एंड रानीगंज। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं कोल के, झारिया, बोकारो एंड रानीगंज। तो झारखंड वाले रीजन में अच्छा खासा कोयला पाया जाता है। ओके, यहाँ देखो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी, असम वाले रीजन में कोयला पाया गया है। ओके, तो देखो जंजी, जंजी असम में यहाँ पर कोल है, मक्कुम में है ना? तो ये देखने को मिल रहा है। ओके, फिर हम देखते हैं ऑयल के बारे में, तेल कहाँ-कहाँ मिल रहा है हमारे देश में? हमारे देश में तेल मिल रहा है कालोल गुजरात में, अलंकेश्वर ये जो है महाराष्ट्र में, बासेन हो गई, ये दमन एंड दीव का रीजन में पड़ता है, मुंबई हाई ये महाराष्ट्र का रीजन हो गया, है ना?
यहाँ पर देखो ये जो असम साइड भी बहुत सारा तेल मिलता है। ओके, तो ये देखा हमने, अब देखते हैं आयरन ओर, जो असम साइड भी यहाँ पर तेल वगैरह। अब आयरन ओर देखते हैं, आयरन ओर हमारे पास खूब सारा है ना? तो ये देखो पिंक वाला, तो ये देखो कुद्रेमुख, ये कर्नाटका वाला रीजन हो गया, चिक्कामारू, गोवा हो गया, बलारी। तो ये देखो ये रीजन में यहाँ पर हमको रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, तो ये जो है आयरन ओर मिल रहा है, ठीक है? ये देखो बेलादिला, चंद्रपुर दुर्ग हो गया, बिलासपुर हो गया, इन रीजन में जो क्या मिल रहा है हमको आयरन ओर, गोवा, मयूरभंज, ठीक है? तो ये उड़ीसा में भी आयरन ओर मिल रहा है हमको। अब देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट माइनिंग के ऊपर तो भई उड़ीसा में नाटक हो गया था। तो क्या हुआ था कि उड़ीसा में ना नियामगिरी हिल है, वहाँ पर जो है बॉक्साइट मिलता है। तो वहाँ पर क्या बड़ी-बड़ी कंपनीज़ और गवर्नमेंट ना जाकर के वहाँ से बॉक्साइट निकालना चाहती थी। अब वो पता है माइनिंग में ना बहुत ही तबाही मच जाती है, मतलब आप समझो पूरा बड़ी-सी खदान बना देंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट नहीं बचेगा, वहाँ पर जीव-जंतु नहीं रह पाएँगे। अब वहाँ पर रहती है डोंगरिया कोंड ट्राइब, है ना? वो तो नेचर के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि पूरे के पूरे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उनकी ज़िंदगी तो पूरी अफ़ेक्ट हो रही थी ना, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास में गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगा दी थी कि यहाँ पर बॉक्साइट की माइनिंग ना हो, ठीक है? तो ये देखो बॉक्साइट यहाँ पर कटनी हो गया, अमरकंटक हो गया, बिलासपुर यहाँ, कोरापुट यहाँ पर बॉक्साइट पाया जा रहा है ना? तो ये जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, इससे इंसानों की लाइफ भी बहुत अफ़ेक्ट होती है। बेसिकली ट्राइब्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ पर बताया है कि जो इंडस्ट्रीज़ जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज़ के पास में होती हैं, वो लोगों को काम देती हैं, अपॉर्च्युनिटी देती हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटी लोकल पीपल को, लोकल पीपल से मज़दूरी करा लेते हैं, बेसिकली यही चीज़ है। टाउनशिप ग्रो होती है, वहाँ पर आस-पास जो है एक्सपेंड होती है इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर अदर, है ना, दूसरे लोगों के लिए भी। मॉडर्न फैसिलिटीज़ होती हैं, इम्प्रूव होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ और एक्सेसिबल होती है और ज़्यादा अच्छी-सी चीज़ें। इंडस्ट्रीज़ होना, फैक्ट्री होना ठीक है, पर जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है ना, उनसे तो भई बहुत ही अफ़ेक्ट होती है लाइफ़ लोगों की, है ना? तो इससे बेनिफिट जो होते हैं, बेनिफिट के साथ-साथ कॉस्ट भी आता है कई सारा। शॉर्ट टर्म की बात करें एज़ वेल एज़ लॉन्ग टर्म की बात करें, हमारे पास एग्ज़ाम्पल है जैसे कि वर्ल्ड में भी लोग जो हैं, जहाँ पर रिसोर्स रिच एरिया में जो भी रहते हैं ना, तो उनको हटा दिया जाता है, उनके घर-बार उनसे घर से निकाल दिया जाता है। उनका जो रीजन है पूरा गवर्नमेंट या फिर कॉर्पोरेट्स ले लेते हैं। ठीक है? और फिर वहाँ से जो है माइनिंग वगैरह करके रिसोर्सेज़ निकाले जाते हैं। कई सारे केसेज़ में ना सेक्रेड प्लेसेस जो पवित्र प्लेसेस होती हैं, वो भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाती हैं। है ना? ऐसा हो सकता है कि कहाँ वहाँ पर कोई पूजा जा रहा हो, लोग जो है उसको बिलीफ उनके अटैच हो उससे और वहाँ पर कोई मिनरल पाया गया है। तो ये भी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न बन जाती है कि लोग वहाँ पर नहीं कर सकते आप, है ना? चीज़ें डेवलपमेंट वगैरह या फिर माइनिंग नहीं निकाल सकते आप वहाँ से रिसोर्सेज़। तो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड जो है डिपेंड करता है ऑन द ज्योग्राफिकल लोकेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज़, है ना? तो ट्रेड वगैरह भी होता है दूसरे देशों के साथ में, है ना? जैसे कि कंबाइन करते हैं ह्यूमन नॉलेज प्लस स्किल्स, ये जो है यूनिक प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना? जैसे कि ह्यूमन इंसानों को बहुत नॉलेज है, ठीक है? उनके पास में स्किल है, तभी जाके वो बोझ स्टील बना रहे हैं, है ना? तो ये हमारे देश का फेमस है वैसे, है ना? बोझ स्टील। तो ये बना रहे हैं, जब ह्यूमन को नॉलेज है, स्किल है, तभी तो वो बनाएगा, है ना? तो ट्रेड तभी हो पाता है। तो हमारे देश से भी बहुत व्यापार होता था, है ना? वॉच स्टील भी हम दूसरों को देते थे। ओके, हमारे देश से तलवारें बनती थी इसकी, ठीक है? टीपू सुल्तान के राज्य में भी बनती थी अच्छी खासी वॉच स्टील की तलवारें। तो जो ट्रेड था ना, इसकी वज़ह से हमारे देश खूब फ्लरिश किया था, फिर बाद में इसको लूटा अंग्रेज़ों ने, है ना? तो हम जो है सामान बेचा करते थे रोमन एम्पायर को और रोमन हमें गोल्ड जो सिल्वर, चाँदी इनसे पे किया करते थे। है ना? तो यहाँ पर देखो शेयर्ड वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा रिवर ना यहाँ कहीं से निकलती है, ओके? और फिर यहाँ से ये ऐसे-ऐसे आकर के यहाँ से नहीं, यहाँ से तो इंडस निकलती है ना? तो यहाँ से कहीं निकलती है, इसको ना यारलंग ज़ेंगपो कहते हैं और सेंगपो भी कह देते हैं। फिर ये इस तरीके से आती है और फिर ऐसा टर्न लेती है और फिर हमारे देश में एंटर करती है। तो इसको दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, फिर ये ब्रह्मपुत्रा बन जाती है असम में, फिर ये जब ये यहाँ पर एंटर करती है ना बांग्लादेश में, तो इसका नाम पड़ जाता है जमुना और जब गंगा एंटर करती है ना बांग्लादेश में, तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। जब ये दोनों रिवर मिलती है ना, तो ये बनाती है मेघना और मेघना यहाँ पर जाकर के फिर डेल्टा बनता है यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके? तो ये देखने को मिलता है। नेचर जो है उसको अटेंशन नेचर जो है पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे अटेंशन नहीं पे करता है ना? आप देखोगे कई सारी रिवर्स जो है कई सारे देशों के बीच में डिवाइडेड है। एक ठीक है, तो मतलब कि रिवर्स को थोड़ी ना पता है कि भाई ये वाला देश इंडिया है, ये चाइना है, ये नेपाल है, यहाँ से हमें नहीं जाना है, इधर से मुड़ना है ना? तो नेचुरली देखो तो रिवर्स कई सारी रिवर्स जो है नेपाल से होते हुए हमारे देश में एंटर करती है ना? बहुत सारी रिवर्स ऐसी।
इंडस रिवर भी देखो यहाँ ये तिब्बत वाला रीजन है, तिब्बत को चाइना ने कब्जा कर लिया था यहाँ पर। तो ये कब्ज़ा लिया था, तो ये जो कब्जा करके जो रीजन रखा है ना तिब्बत, तो तिब्बत से निकलती है इंडस और फिर ऐसे हमारे देश में आती है, फिर यहाँ से फ्लो होते हुए गंदे पाकिस्तान के पास में जाती है ना? तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से ना देश आपस में लड़ जाते हैं, रिवर वाटर डिस्प्यूट हो जाता है। तीस्ता रिवर के ऊपर बांग्लादेश हमारे साथ लड़ता है ना? तो ये देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से टेंशन हो जाती है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। देश तो छोड़ो, जो हमारे स्टेट्स हैं वही आपस में लड़ने लगते हैं पानी के चक्कर में। जैसे कावेरी रिवर हमारे देश में साउथ में है, आपने देखा था मैप में, है ना? तो उसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला ये सब आपस में फाइट करते हैं, पौंडीचेरी, कि हमको कम पानी मिल रहा है रिवर का। नर्मदा हो गए, गोदावरी हो गए, हर रिवर के ऊपर कोई ना कोई स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं। हमारे देश में जो स्टेट्स है ना, वो फाइट करते हैं। तो नेगोशिएशन किया जाता है इनका, तब मैनेजमेंट किया जाता है ताकि शांति के थ्रू जो है शेयर किया जा सके पानी रिवर्स का, है ना? क्या करते कई लोग ना, एक स्टेट ना डैम बना लेगा रिवर के ऊपर, फिर दूसरा वाला लड़ने लगेगा कि इसने मेरा पानी रोक लिया पूरा। इवन हमारे संविधान में आर्टिकल तक रखना पड़ा ताकि रिवर वाटर डिस्प्यूट वगैरह को सुलझा सके। आर्टिकल 262 जो है रिवर वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है ना? तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो एग्रीमेंट भी करना पड़ता है जो नेबरिंग कंट्री, जो बाजू वाले पड़ोसी देश है ना, उनके साथ में। हम जो है शांति से लेकर के चलते हैं चीज़ों को। चाइना हो गया तो वो तो बदतमीज़ी काटता है। वो हमें बताता नहीं है ब्रह्मपुत्र के बारे में, और खूब सारा पानी ब्रह्मपुत्र के ऊपर बहुत बड़ा डैम बना रहा है जिसको वाटर बॉम्ब कहा जा रहा है। ठीक है? वाटर बॉम्ब जिससे क्या करेगा, वो हमारे खिलाफ यूज़ करेगा उसको, और जो है खूब सारी बाढ़ आ जाती है उससे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ऐसे ही अगर आप बात करें तो पाकिस्तान के साथ में हम इंडस रिवर को शेयर करते हैं ना, तो इंडस, झेलम और चेनाब पाकिस्तान को इसका पानी दिया गया। बियास, रावी और सतलज का पूरी तरीके से हम यूज़ करेंगे पानी, इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ था इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में। हम जो है शांति से इस ट्रीटी को निभा रहे थे, पर पाकिस्तान बदतमीज़ी करता था बार-बार। अभी ये ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है क्योंकि पहलगाम में जो अटैक किया था ना पाकिस्तान ने, उसकी वजह से, है ना? तो ये चीज़ें भी देखने को मिल रही है। तो समझौते करने पड़ते हैं देशों के आपस में, क्योंकि वो लोग पानी शेयर करते हैं ना। अभी यहाँ पे देखो मित्तूर डैम है तमिलनाडु में, कावेरी रिवर में, ओके? अभी ना नेचुरल रिसोर्सेज भी कर्स होता है, ठीक है? तो श्राप हो जाता है कभी-कभी। बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होना इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी, ठीक है? बहुत ज़्यादा आपके पास में बहुत सारी रिसोर्सेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अमीर हो जाओगे। बहुत सारा जो है प्रॉस्पेरिटी आएगी। कई सारे रीजन हैं जो कि रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, पर यहाँ पर स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है और डेवलपमेंट वगैरह ढंग से नहीं होता है, ठीक है? ये फिनोमेना को कहते हैं हम नेचुरल रिसोर्स का कर्स, ठीक है? पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी, उल्टा हो गया ना, इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, फिर भी जो चीज़ें कुछ नहीं। जैसे अफ्रीका की बात करें ना, अफ्रीका में बहुत सारा रिसोर्सेज़ है, पर अफ्रीका में ना उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं है, ओके? उनके पास में जो है जो उनकी गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल विल है ना, वो ढंग की नहीं है। तो उनका क्या करता है, चाइना जाता है, वहाँ से खूब सारा रिसोर्सेज़ निकाल के ले आता है सस्ते में, ओके? तो ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो हम सिंपली देखें तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, प्लेंटी है, पर ये जो है कंट्री को रिच नहीं बना देता। ऐसा नहीं है कि उसके पास में बहुत सारा रिसोर्सेज है उस देश के पास में तो वो रिच हो गया, अमीर हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है? इकोनॉमीज़ जो है डेवलप नहीं कर पाती हैं, इंडस्ट्रीज़ और कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में, हायर वैल्यू के। ओके? तो लिथियम मिल रहा है तो लिथियम का अचार डालोगे जब तक उसकी बैटरी ना बनेगी तो, है ना? तो लिथियम का यूज़ करके जब बैटरी बन जाएगी, उस बैटरी को बेचा जाएगा जब, जो ईवी व्हीकल्स में लगती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तब जाके उससे आप पैसे कमा पाओगे ना। ओके, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। पहले तो लिथियम को निकालना पड़ता है, उसमें भी बहुत सारा पानी लगता है, प्योर करना पड़ता है, तो टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट होती है इसके लिए भी। चैप्टर जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेटर जो आपकी दूसरी बुक है उसमें आप ये समझोगे, है ना? तो रिसोर्सेज़ होने वक़्त से कोई अमीर नहीं हो जाता। तो इंडिया में अगर आप बात करें तो जनरली हम अवॉइड करते हैं इस कर्ज़ को, इन्वेस्ट नहीं करते ज़्यादा, जो मतलब कि इन्वेस्ट हम इसमें करते हैं डेवलप करने में, इंडस्ट्रीज़ में, ताकि जो है हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें। ओके, तो चैलेंज आता है रिसोर्सेज़ को बैलेंस करने का, और जो एक्सट्रैक्शन है सस्टेनेबिलिटी के साथ में, मतलब कि क्या होता है ना कि बहुत सारा जैसे कोल है उसको सबको निकाला जा रहा है तो वो तो खत्म हो जाएगा ना, तो फिर उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएँगे। तो बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है।
ओके, तो अंडरस्टैंड करना, मैनेज करना नेचुरल रिसोर्स को, ये भी एक वैल्यूएबल स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो ह्यूमन नॉलेज जो होता है, गुड गवर्नेंस हो गई, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है, ढंग से प्लानिंग वगैरह करना, तो इसी से जो है हम अच्छे खासा इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो इससे हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट ले सकते हैं, जो कि हमें बहुत दूर तक फ़ायदा पहुँचाए, या फिर टेम्परेरी विंडफॉल, थोड़े टाइम के लिए बस हम फ़ायदा कमा लें। तो ये देखना पड़ता है, बैलेंस बनाना पड़ता है, दिमाग के साथ काम करना पड़ता है। ओके? रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो समझदारी से हमको यूज करना है नेचुरल रिसोर्सेज का, यहाँ पर ये बताए हैं आपको। ओके, स्टीवर्डशिप, तो सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, तो अर्थ में जो लाइफ को सस्टेन करना है, इसके लिए हमें रिस्पेक्ट करनी होगी नेचर को। ओके, नेचर की या नेचुरल रिसोर्सेज की रिस्पेक्ट करनी होगी, और इस तरीके से हम यूज करें नेचुरल रिसोर्सेज को, रिस्टोर करें। ठीक है, रीजनरेशन हो सके रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। ठीक है, उसका अच्छे से यूज करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। ओके, तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज आपको दिए हैं तो उसका एक्सप्लॉइटेशन किया जाए। यही हमने शुरू में भी पढ़ा था कि हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो हम पेड़ लगाएं भी, है ना? और जो पानी को पॉल्यूट ना करें, चीज़ों को ढंग से लेकर के चलें, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को भी ढंग से यूटिलाइज़ करें। साइंटिस्ट जो है स्टडी करते हैं इस एस्पेक्ट को, और वार्न करते हैं, वार्निंग देते हैं लोगों को कि जो आप ये इर्रेस्पॉन्सिबल ट्रीटमेंट कर रहे हो ना, गंदे तरीके से जो बदतमीजी काट रहे हो नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में, इसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ओके, तो ये ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस है। बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है, जो फ्लोरा एंड फौना जो है उनकी बर्बादी हो रही है, जो कि जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, सब बर्बाद होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है ना? जो हमने आपको समझाया था, CO2 रिलीज़ हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो सब चीज़ें। पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये 3 प्लैनेटरी क्राइसिस जो है हमारा देश, सॉरी वर्ल्ड जो है फेस कर रहा है। तो ये सब देखने को मिल रहा है ना? तो अब रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज पे हम फोकस करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे। यहाँ पर ना रिस्टोरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, जो कि रिस्टोर हो जाते हैं फटाफट, है ना? तो 2 एग्जांपल दिए हैं किस तरीके से हम पुश कर रहे हैं यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू रीजनरेट, है ना? जैसे कि फॉरेस्ट है, तो सारे के सारे पेड़ काट दिए एकदम से, है ना? तो ये क्या है कि हम उसकी कैपेसिटी ही रीजनरेट करने की खत्म किए जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा। कई सारे फार्मर्स जो हैं हमारे देश में, वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं जो ग्राउंड वाटर पानी होता है ना, नीचे से ज़मीन से पानी निकाला जाता है इरिगेशन करने के लिए, ठीक है? जो क्रॉप्स को, जैसे कि अगर पंजाब, हरियाणा की बात करूँ, वहाँ पर ना वाटर स्कैर्स रीजन है वो, वहाँ पर पानी थोड़ा कम रहता है। पर वहाँ के फार्मर्स क्या करते, जो राइस है ना, राइस को उगाते हैं, ठीक है? ओके, तो इसकी क्रॉप लगती है, पैडी क्रॉप्स लगती है यहाँ पर। तो इसकी वजह से ना इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो पानी लगता है तो पानी कहाँ से लाते हैं? पानी ट्यूबवेल डालते हैं और ज़मीन से पूरा पानी निकाल लेते हैं। तो ये एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे देश में। तो हमारे देश में ना एक्सट्रैक्शन रेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कई सारे स्टेट्स में, ग्रेटर देन कि जितना तो वो भाई रिन्यू, उसको रिप्लेनिश्ड होने में बहुत टाइम लग रहा है, और वो एक्सट्रैक्ट इतनी जल्दी-जल्दी किया जा रहा है। ठीक है, आपने कंक्रीट की रोड्स बना दी, तो ग्राउंड वाटर दोबारा से रिचार्ज कैसे होगा? ठीक है, रोड इतनी पक्की बना दी, अब मिट्टी वगैरह होती है तो वहाँ से पानी जो है नीचे चला जाता है ज़मीन के। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, कम हो रही हैं चीज़ें, है ना? हायर कॉस्ट लग रहा है, पानी निकाला जा रहा है ग्राउंड वाटर का, तो उसमें भी पानी में कॉस्ट निकालने, पानी उसमें महँगा पड़ रहा है निकालना। तो अनअवेलेबिलिटी भी हो रही है, क्योंकि बहुत नीचे था, ये अभी यहाँ पर था, ठीक है? अब जो है और नीचे खुदाई करनी पड़ेगी, और नीचे करेंगे बोर, है ना? तब जाके पानी निकलेगा, तो कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि इस तरीके से हमारी सिटीज़ जो हैं, उनमें से ग्राउंड वाटर एकदम खत्म होता जाएगा। ठीक है? तो इनिशिएटिव्स लाए गए ताकि ग्राउंड वाटर लेवल्स को बढ़ाया जा सके। जैसे कि रेमेडी वगैरह लॉन्च करें हम, है ना? तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज़ जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, रिजुवेनेशन ऑफ पॉन्ड्स, पॉन्ड्स को दोबारा से रिजुवेनेट करना, है ना? जैसे अमृत सरोवर कैंपेन लॉन्च किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव, जब 75 साल हमारी आज़ादी के कंप्लीट हुए थे, ताकि जितने भी पुराने टैंक्स हैं ना, जितने भी पुराने पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनको दोबारा से रिकवर कर सकें ना, दोबारा से उसको रिजुवेनेट कर सकें, वहाँ पे फिर से पानी आ सके, फिर से वहाँ पर जो है अच्छा खासा पॉन्ड बन सके, है ना? तो कम करना कि पानी का वेस्टेज ना किया जाए, ठीक है? प्रोसेसिंग और रीयूज़ जो है वाटर का, उसको भी थोड़ी स्ट्रैटेजी लगा कर के चलना है ना, जुडिशियस यूज़ करना है हमको वाटर का। तो इम्प्रॉपर यूज़ जो केमिकल और फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा जब यूज़ किया जाता है ना, पेस्टिसाइड्स का, तो इससे क्या हो रहा है, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है। पहला एग्जाम्पल देखा हमने वाटर से रिलेटेड, अब देखते हैं हम सॉइल से रिलेटेड।
ठीक है? तो सॉइल को वो एकदम बर्बाद किया जा रहा है। ट्रेडिशनल फार्मिंग जो प्रैक्टिसेज़ हैं, उसमें कंसीडर किया जाता है कि सॉइल जो है मदर अर्थ का पार्ट है, ठीक है? जो हमारी धरती माँ है उसकी पार्ट है, उसका जो पार्ट है, जो मिट्टी है ना? तो प्रैक्टिसेज़ जैसे कि काऊ डंग का यूज़ करना, जो गोबर होता है ना उसका यूज़ करना, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना, मल्चिंग प्रैक्टिस करना, मल्टी क्रॉपिंग कई सारी क्रॉप्स लगाना। तो इससे क्या होता है सॉइल अच्छे से होलिस्टिक मैनेजमेंट होता है, सॉइल एनरिच होती है और अच्छे से काम कर पाते हैं वो लोग। तो हमें इन प्रैक्टिसेस को पुरानी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करना चाहिए ताकि करंट सिचुएशन में फर्दर डिग्रेडेशन ना हो। तो हमें दोबारा से रिप्लेनिश करना चाहिए, रिजेनरेट करना चाहिए सॉइल को। यहाँ पर देखो क्रॉप फेलियर की वजह से ना कई सारे जो इनजुडिशियस यूज़ किया जाता है केमिकल फर्टिलाइज़र का, सॉरी क्रॉप फेलियर हो जाता है क्योंकि इस तरीके से जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फर्टिलाइज़र और केमिकल्स का यूज़ किया जाता है ना तो क्रॉप्स नहीं बच पाती हैं, है ना? अब हम देखते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो हम पंजाब का केस देखेंगे, अभी हमने आपको बताया पंजाब का केस, अभी हम दोबारा से पढ़ते हैं, ठीक है? तो ग्राउंड वाटर का रिसोर्सेज़ का एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है इसको। तो क्राइसिस निकल के आया है, फर्टाइल प्लेन्स अच्छी-खासी उपजाऊ ज़मीन है पंजाब की, वहाँ पर ना ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज़ जो हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लीट होता जा रहा है, मतलब कि उसका लेवल ही कम होता जा रहा है, नीचे जाता जा रहा है और ज़्यादा, है ना? तो पंजाब जो है, होम है जहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारे देश में ना अनाज की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, तो 1963 के बाद से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन पे फ़ोकस किया गया। जब जो है अनाज को दोबारा से उगाने पे फ़ोकस किया गया, है ना? कि हम जो है फूड डेफ़िशिएंट कंट्री से फूड सफिशिएंट कंट्री बन सकें, है ना? तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो सभी लोगों को खाना मिल सके। फेड कर सकें हम जो हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको, जिसकी इंडिया जो है उसको सेल्फ सफिशिएंट बना सके फूड के ऊपर, जिससे हमें कहीं और से खरीदना ना पड़े खाना। ओके, हमने अनाज खरीदा था जो सॉरी यूएसए से, ठीक है, अमेरिका से हमने अनाज खरीदा था, तो उसने हमें जो जानवरों को खिलाने वाला अनाज दिया था, है ना? तो टुडे आज के टाइम पर हम देखें तो सेम स्टेट जो है फेस कर रहे हैं इश्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो ग्रीन हाउस रेव सॉरी ग्रीन रेवोल्यूशन का हब रहे हैं जो, वो आज के टाइम पर सस्टेनेबिलिटी का इश्यू फेस कर रहे हैं। नेचर जो है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है रीजनरेशन से पहले ही, मतलब रीजनरेशन होने ही नहीं दे रहे हैं उसका। एट लीस्ट इन द शॉर्ट टर्म देखें हम तो पंजाब का यहाँ पर निकल के आता है और ऐसे ही कई सारे स्टेट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। 1960s में फार्मर्स को शिफ्ट किया गया हाई यील्ड वैराइटीज जो सीड्स थे, व्हीट और पैडी, ठीक है? गेहूँ चावल के बीज दिए गए उनको अच्छे वाले जिससे और ज़्यादा उपज निकल के आए और ज़्यादा क्रॉप वगैरह अच्छे से हो। तो इसके लिए पानी की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा। ट्रेडिशनल जो सीड्स थे एंड फार्मर्स जो थे, उन्होंने क्या किया कि फार्मर्स ना बहुत सारा पानी निकालने लगे ज़मीन से। ओके, तो ताकि वो लोग इरिगेशन वगैरह कर सकें। तो जो नए सीड्स थे ना उसमें ज़्यादा पानी लगता था, तो ये लोग क्या किए इन लोगों ने ग्राउंड वाटर निकालना शुरू कर दिया। इसके साथ-साथ ना फ्री पावर जो देने लगे उनको, मतलब कि अ, गवर्नमेंट जो है ना क्या करती है फ्री इलेक्ट्रिसिटी देंगे ताकि ये वोट मिले उनको खूब सारे, तो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे वादे करती हैं। फिर जब वो पावर में आ जाती है तो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो फ्री पावर सप्लाई जब दी गई तो उन्होंने ओवर पंप करना शुरू कर दिया। ठीक है, पानी जो चालू कर दी मोटर, खुली हुई है, खूब सारा पानी निकल रहा बह रहा है, ओवर फ्लडिंग हो रही है, ठीक है, खेत में, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिली। तो इसकी वजह से ना जो बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन करने लगे। आज के टाइम पर भी ये देखने को मिलता है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जो हैं, उसमें भी केमिकल और पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइज़र का यूज़ करते ही हैं। क्योंकि कंबाइंड इफ़ेक्ट इसका देखने लगा कि ग्राउंड वाटर लेवल जो है बहुत ज़्यादा कम होने लगा